आज हमारे साथ है रॉयल इनफील्ड की सबसे हल्की बाइक जिसका नाम है रॉयल इनफील्ड हंटर 350। जनरली जो रॉयल इनफील्ड की बाइक्स होती हैं वो काफ़ी भारी होती हैं, तो सिटी में चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। इसी दिक्कत को एड्रेस किया है रॉयल इनफील्ड ने और लॉन्च किया है रॉयल इनफील्ड हंटर 350 सीसी को। आज हमारे साथ है शिवराज भैया। कैसे हैं भैया? बढ़िया, ठीक ठाक। तो जो रॉयल इनफील्ड का क्लेम है कि सबसे हल्की बाइक है और चलाने में काफ़ी मज़ा आने वाला आपको सिटी में, वो शिवराज भैया से हम जानेंगे, क्योंकि ये क्लासिक 350 के भी ओनर रह चुके हैं। क्लासिक 350 जैसे ही हंटर 350 लॉन्च हुई थी तो भैया ने क्लासिक 350 बेच के हंटर 350 को बुक किया एंड ख़रीदा। तो आज हम शिवराज भैया से बात करेंगे कि क्लासिक 350 के कंपैरिजन में हंटर 350 का परफॉर्मेंस कैसा है, राइड एंड हैंडलिंग कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शिवराज भैया, सबसे पहले तो मैं वही जानना चाहूँगा आपसे, क्लासिक 350 आपने चलाई है, ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर आपने क्लासिक 350 को चलाया था, बिल्कुल 50,000। हंटर 350 को कितना चला लिया आपने अभी तक? अभी मैंने 31 सितंबर को इसको निकाला था और आज तक में इसको 1800 कुछ 2000 के करीब चल चुकी है ये। अच्छा, 2000 किलोमीटर आप चला चुके हैं। डेली की अगर मैं रनिंग की बात करूँ आपको, तो कितनी आप रनिंग करते हो हंटर 350 में? 80 किलोमीटर के करीब मेरा रोज़ का अप डाउन है, वो भी मसूरी पहाड़ की तरफ। अच्छा, पहाड़ों में आपका डेली 80 किलोमीटर का अप डाउन है। तो उससे पहले आप क्लासिक 350 से करते थे सेम अप डाउन? बिल्कुल। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो क्लासिक 350 और हंटर 350 में आपको क्या डिफरेंस लगा परफॉर्मेंस वाइज? और देखिए, पावर तो दोनों का सेम है, 350 है, लेकिन क्लासिक जो है बहुत भारी गाड़ी है। हमारे हाइट के हिसाब से वो हमारे लिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है, लेकिन जो ये रॉयल इनफील्ड ने निकाला है हंटर 350, इसका वेट भी उससे 22 किलो कम है और हाइट भी कम है, और हमारे जैसे एवरेज हाइट वालों के लिए बहुत कंफर्टेबल है, चाहे सिटी में बोले चाहे पहाड़ों में बोले। हाइट की हम बात कर ही रहे हैं, फॉर द रेफरेंस आपकी हाइट कितनी है भैया? हाँ, 5.5 5 फीट 5 इंचेस है। एक बार आप बैठ के दिखाएंगे गाड़ी में? तो क्लासिक 350 में आप कह रहे हो कि वो थोड़ा सा आपको ऊंची लगती थी, प्लस मैन्यूवरेबिलिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं थी। नहीं, अब उसमें बैठकर मेरे को पैर ऐसे रखना पड़ता था, मेरे पैर ऐसे आते थे टो की तरफ। अब इसमें मेरे दोनों पैर कंफर्टेबली आप रख पाते हो। बिल्कुल, इसको ठीक है। तो भैया हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, जैसे पहाड़ों में आपका डेली का अप डाउन है, तो जैसे स्लोप आ जाता है, सपोज थोड़ा सा हाई स्लोप हो जाता है, तो क्लासिक 350 का परफॉर्मेंस वहाँ पे कैसा था और हंटर 350 का कैसा है? अब जैसा मैं रोज़ जाता हूँ पहाड़ में, मसूरी में जाता हूँ, तो उधर कुछ जगह पर जहाँ से मैं शॉर्टकट रास्ता लेता हूँ, वहाँ पर कई जगहों पर 45 डिग्री का एंगल बनता है, ऐसे स्लोप में है चढ़ाई। अब मैं उससे चढ़ता था, उसमें मेरे को फर्स्ट गियर से सेकंड गियर नहीं ला सकता था मैं, क्योंकि वो है इतनी भारी गाड़ी, 350 सीसी की है, लेकिन उसको 200 से ज़्यादा तो खुद को खींचने के लिए चाहिए। राइट, 200 किलो का वेट है उनका। बिल्कुल, और इसका वेट कम होने के कारण ये मैं फर्स्ट सेकंड गियर तक भी उसको खींच लेता है ये मेरे को। अच्छा, तो मतलब परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस उससे बेटर है, क्योंकि बाइक हल्की है। इंजन आपको सेम मिलता है, पावर दोनों में सेम मिलती है, तो वेट हल्का है तो परफॉर्मेंस इसकी बढ़िया हो जाती है। बिल्कुल। तो भैया, जैसे हम परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे हैं, तो पिकअप में कोई फ़र्क लगा आपको क्लासिक 350 और हंटर 350 में? बिल्कुल फ़र्क है। इसका पिकअप बहुत अच्छा है, क्लासिक 350 से बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब वो ज़्यादा वेट की गाड़ी होने के कारण वो पिकअप एकदम से ले नहीं सकता है, और ये बहुत बढ़िया पिकअप लेता है। ओके, अभी बात कर लेते हैं भैया राइड एंड हैंडलिंग की। जैसे हमने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले शिवराज भैया से, तो आप बता रहे थे कि बहुत दूर दूर पोखरा, नेपाल वगैरह आप क्लासिक 350 में घूम चुके हो। तो अगर अभी आपको हंटर 350 में जाना पड़े तो क्या डिफरेंस आपको लगता रहेगा? डिफरेंस तो मतलब राइड एंड हैंडलिंग की बात करें, कंफर्टेबिलिटी की बात करें, कंफर्टेबल लॉन्ग राइड के लिए इसका सिर्फ एक माइनस पॉइंट ये लगा था मेरे को कि हैंडल इसका स्पोर्टी लुक में बना हुआ है, तो हैंडल थोड़ा नीचे था, और थोड़ा झुक के चलाने पर हो सकता है लॉन्ग राइड में, जैसे 7 दिन के गए थे, हाँ, तो मतलब बैक में प्रॉब्लम करता। ठीक है, तो मैंने उसका भी वो इलाज निकाल दिया। वैसे इसका थोड़ा अप करा दिया है मैंने। अच्छा, रेस कर दिया आपने हैंडल बार को, तो थोड़ा और कंफर्टेबल आप बैठ पाओगे। अब मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम करेगा लॉन्ग राइड में। ओके, तो राइड एंड हैंडलिंग की हम बात कर ही रहे हैं, क्लासिक 350 और हंटर 350 की बात करें तो किसकी राइड और हैंडलिंग ज़्यादा बेटर लगी आपको? मेरे को इसकी ज़्यादा लगी, क्योंकि ये हल्की होने के साथ साथ थोड़ी नीची भी है, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को सिटी में भी मैंने चला लिया, पहाड़ों में चला लिया, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। मतलब अगर सिटी ट्रैफिक की बात करें तो हंटर 350 ज़्यादा बेटर है, और पिकअप भी इसका ज़्यादा अच्छा है इससे। राइट। तो भैया अभी बात कर लेते हैं माइलेज की। जैसे आप बता रहे हो 80 किलोमीटर का डेली का आपका अप डाउन है, डेली का। तो क्लासिक 350 में आपको कितना माइलेज मिल रहा था और हंटर 350 में कितना मिल रहा है? क्लासिक में मेरा 32 से ऊपर कभी गया नहीं। पहाड़ों की बात कर रहे हैं, मसूरी की बात कर रहा हूँ मैं। 32 से ऊपर गया नहीं। ठीक है। अगर प्लेन में भी चलाते तो 35 से ऊपर गया नहीं उसका ना। ठीक है। लेकिन इसका हंटर का मेरे को 35 तो पहाड़ों में ही दे रहा है ये। जो 35 मिल रहा है आपको, कंपनी क्लेम इसका अराउंड 37 के करीब वो क्लेम करती है। तो
प्लेन्स में तो और पहाड़ों में मैं रोज़ चलाता हूँ तो 35 से और 37 के बीच में ही दे रहा है, और फर्स्ट सर्विस हुआ है इसलिए हो सकता है 37 पहुँच ही जाएगा ये पूरा, मतलब और बेटर हो जाएगा विद सर्विसिंग। अगर आप भी अपनी बाइक या कार का माइलेज बढ़ाना चाहते हो तो हमने एक ई बुक आपके लिए बनाई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो चेकआउट करना मत भूलिएगा। उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने ऐसे मेंशन करे हैं जिसको यूज़ करके आप अपनी बाइक और कार का माइलेज बढ़ा सकते हो डेली बेसिस पे। क्या फीचर्स आपको नहीं मिलते थे जो हंटर 350 में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं? जो पहले वाला क्लासिक था मेरे पास तो उसमें एक तो डिजिटल वो नहीं था, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हाँ राइट। इसमें डिजिटल है और टाइम वगैरह भी इसी में शो करता है। ठीक है। दूसरा चार्जर, इसमें चार्जर भी है। अच्छा, चार्जिंग पोर्ट भी आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। हाँ, मोबाइल चार्ज आप कर सकते हैं लॉन्ग राइड में। मैंने अलग से वो लगवा रखा है इसका मोबाइल होल्डर, लेकिन इसमें भी है, मोबाइल होल्डर में भी है, लेकिन फिर भी इसका अपना इनबिल्ट है। और कोई फीचर? और दूसरा मेरे उसमें स्पोक टायर था, वो ट्यूब वाला टायर था। अब इसमें ट्यूबलेस है, लॉन्ग राइड वगैरह में कहीं पर फंसने का इतना ज़्यादा डर नहीं रहता। तो पंचर वगैरह ये खींच जाता है ना जैसे ट्यूबलेस तो। अब ट्यूब वाला टायर तो कहीं फंस गया तो रहेगा फिर। राइट। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करें, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल रही है इसमें? नहीं, ब्लूटूथ नहीं है। अच्छा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है इसमें अभी। तो रॉयल इनफील्ड की बाइक शिवराज भैया जैसे अपने बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है राइट, क्योंकि लोहा वगैरह पूरा अच्छे से यूज़ करते हैं रॉयल इनफील्ड। तो इसमें उन्होंने वेट कम किया है इसका, प्लस इसको सस्ता भी बनाया है। तो क्या ऐसा है कि क्लासिक 350 के कंपैरिजन उन्होंने इसमें बिल्ड क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है रॉयल इनफील्ड ने? नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ मतलब हल्का किया है, लेकिन ये जो फाइबर टाइप है लेकिन है पक्का, वैसा अच्छा। नहीं है कि मतलब कुछ फाइबर कंपोनेंट्स दिए हैं लेकिन ये भी पक्का है, मतलब इनकी क्वालिटी अच्छी है। हाँ, जैसे मैंने और कंपनियों के बाइक में देखता हूँ कि उनका पीछे का ये लटक गया, एक तरफ तिरछा हो गया। हाँ। लेकिन वैसा होने वाला नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। शिवराज भैया जैसे रॉयल इनफील्ड हमेशा अपने एग्जॉस्ट के लिए जाना जाता है ना, वो धक धक का जो साउंड है वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। तो वो पहले हुआ करता था, लेकिन बीच में अब जो आ रहे हैं उसमें तो जैसे क्लासिक वगैरह हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, बिल्कुल भी एग्जॉस्ट में आवाज़ ही नहीं है। जो अभी नया मॉडल आया उनका 2022। हाँ बिल्कुल, आपके सामने से हीरो होंडा आवाज़ करती हुई चली जाएगी, लेकिन आपको फील नहीं होगा कि मैं होंडा इसमें रॉयल इनफील्ड में बैठा हूँ। लेकिन इसका काफ़ी अच्छा है, उससे क्लासिक स्टैंडर्ड वगैरह से काफ़ी अच्छा है इसका एग्जॉस्ट। एक बार सुन लेते हैं कैसा है इसका एग्जॉस्ट। ये है इसका आइडलिंग साउंड। तो वो जो क्लासिक 350 में मिसिंग होता जा रहा था वो आपको आप बोल रहे हो कि इसमें है, वापस आया है थोड़ा सा। ओके। तो अभी सर्विस कॉस्ट की बात कर लेते हैं भैया, क्योंकि आपके पास क्लासिक 350 भी थी, आपने हंटर 350 भी ऑन करी है, एक सर्विसेज की हो चुकी है। इंजन तो लगभग दोनों में सेम मिलता है, सेम है, लेकिन सर्विस कॉस्ट में कोई डिफरेंस है इन दोनों बाइक्स में? नहीं, सर्विस कॉस्ट भी तकरीबन दोनों का सेम ही है। मेरा ये फर्स्ट सर्विस इंजन वगैरह सब चेंज किया था तो 1550 के करीब का बिल इसका भी आया। ठीक है। उसका भी क्लासिक का भी सेम तकरीबन इतना ही आया। अच्छा, इतना ही आता था, तो क्योंकि सर्विस कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं। ओके। तो शिवराज भैया अभी बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। क्लासिक 350 में आप क्लासिक 350 और इसके कंपैरिजन में आपको कुछ ऐसा लगा कि हंटर 350 में और बेटर हो सकता था, या जो क्लासिक 350 में अच्छा था इसमें अच्छा नहीं है? नहीं, हमारे लिए तो मैं सिर्फ अपने लिए बात करूँ तो हमारे हाइट के लिए तो ये बिल्कुल कंफर्टेबल है, क्योंकि सीट हाइट इसकी कम है। बिल्कुल। हाँ, और अब मैं अगर ये चाहूँ कि इसका ये जो ग्राउंड क्लियरेंस से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, तो उसके लिए फिर कंपनी को टायर बढ़ा देना था। टायर बढ़ा देते फिर हाइट बढ़ी जाती। हाँ, माइनस पॉइंट सिर्फ इतना है इसका, यही थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा हुआ है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि हैंडल इसका थोड़ा स्पोर्टी लुक में होने के कारण लॉन्ग राइड के लिए थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता था, जिसको हम लोग ऐसे रेस कर सकते हैं ये लगा के, है ना, हैंडल बार रेस कर सकते हैं। बाकी और कोई माइनस पॉइंट अभी तक तो दिखा नहीं है। 2000 किलोमीटर के करीब चला चुका हूँ मैं, कोई माइनस पॉइंट अभी तक दिखा नहीं है। बल्कि सेफ्टी फीचर्स इसमें अब वैसे तो सभी बाइकों में आ रहा है, जैसे स्टैंड अगर नीचे है तो हम लोग स्टैंड कट ऑफ, गियर में लाते बाइक गाड़ी स्टार्ट नहीं ऑफ हो जाती है। ठीक है। डुअल चैनल एबीएस भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि डुअल चैनल एबीएस की हम बात कर ही रहे हैं। क्लासिक 350 और हंटर 350 की ब्रेकिंग में क्या डिफरेंस लगा आपको? अब अगर हम 60 की स्पीड में इसको चला रहे हैं और 60 की स्पीड में उसको चला रहे हैं, वो भारी गाड़ी होने के कारण अगर हम उसमें एकदम से ब्रेक अचानक लगाना पड़ा तो एकदम से नहीं लगेगा या फिर थोड़ा स्लिप होगा। ठीक है। ये थोड़ी हल्की गाड़ी है, तो अगर 60 की स्पीड में हमें अचानक ब्रेक लगाना पड़ा तो ये रुक जाती है। कहने का मतलब अगेन क्लासिक 350 से इसका बेटर है, इसका थोड़ा बेटर, डिस्टेंस कम लेती है रुकने के लिए।
तो शिवराज भैया जैसे आपके पास क्लासिक 350 थी एंड जब आप हंटर 350 लेने जा रहे थे तो कोई और बाइक भी आपने कंसिडर करी थी लेने के लिए? नहीं, मैं 4 साल से तो क्लासिक चला रहा था, लेकिन बस मेरे को यही वेट था कि आए रॉयल इनफील्ड का कोई इस टाइप का बाइक आए जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो, हमारे हाइट के लिए ये सब कुछ। तो बिल्कुल मैंने और कुछ सोचा नहीं था कि इसके अलावा और कोई बाइक लूँगा। रॉयल इनफील्ड का चलाने का आदत हो जाता है तो फिर और बाइक की तरफ नज़र जाता नहीं है वैसे। तो मैं वेट कर रहा था, ये जैसे ही ये आई तो बिल्कुल परफेक्ट लगा मेरे को और मैंने और तो आपने वो सेल आउट करके ये ले लिया। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा शिवराज भैया, अगर कोई हंटर 350 लेना चाह रहा है उसको ये रिकमेंड करोगे आप? करोगे तो क्यों, नहीं करोगे तो क्यों? मैं बिल्कुल करूँगा, ना करने का तो मतलब ही नहीं बनता है, करूँगा, बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। बहुत बढ़िया बाइक है। और जैसे बता रहा हूँ एवरेज हाइट वालों के लिए तो जैसे हमारे इंडिया में, हमारे पहाड़ों में तो एवरेज हाइट हम यही होते हैं, तो हमारे लिए तो सबसे कंफर्टेबल गाड़ी है और पावरफुल गाड़ी है। मैं रिकमेंड करूँगा सबको कि जो अगर इस तरफ देख रहा है कि मेरे को हंटर लेना है, एक रॉयल इनफील्ड की बाइक चाहिए, लेकिन ऐसी बाइक चाहिए जो सिटी में इजीली चला पाए, तो हंटर 350 उनको लेनी चाहिए। रिकमेंड करूँगा। तो इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हंटर 350 का हाइट टेस्ट वीडियो देखना चाहते हो तो साइड में आपको 2 टैब दिख रहे होंगे, आप उन पर क्लिक करके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अब आपसे मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।